लीजिए, पहले पूरा दिख रहा है ना। चलिए शुरू कीजिए। हम बोले थे स्टार्च, इसमें ग्लूकोज यूनिट्स कैसे रहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक चेन हम लोग लेते हैं, ये एक रेगुलर चेन जा रहा है और ऊपर में एक रेगुलर चेन जा रहा है। और अगर आप लोग घर पे थोड़ा सा मेहनत किए होंगे तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अगर यहाँ पे नंबरिंग करें तो ये नंबर 6, ये 5, ये 4, 3, 2 और 1 है ना। और अगर इधर पर नंबरिंग करें, ये क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, बोले थे ब्रांच पॉइंट, यानी ये एक चेन जा रहा है और ये मान लेते यहां से शुरू हुआ है चेन, तो आपस में अगर इससे जुड़ना चाहेगा तो फर्स्ट कार्बन का OH और सिक्स्थ कार्बन का OH आपस में क्या होगा? मर्ज करेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, बस इसको अगर लेकर आते हैं तो ये वाला ग्लूकोज यूनिट देखिए, एक तरफ अल्फा 1,4 ब्रामफोर्ड से जुड़ रहा है और एक तरफ अल्फा 1,6 से जुड़ रहा है। इसको अगर हम लोग डिपिक्ट करें, ये आगे भी चला गया है, ठीक है, और ये इस तरफ भी है ना, ये जंक्शन पॉइंट वाला है और इसके ऊपर वाला
ये आगे ऐसे चेन कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हुआ पोजिशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देख रहे हैं ये जो एक, ये तो नॉर्मल हम लोग देख ही रहे थे अल्फा 1 4 अल्फा 1 4। यहां पे देखिए ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन, ये जो बनाया ये है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता है किसमें, तो स्टार्च में। अब स्टार्च का दोनों टाइप है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में बारे में बताए थे कि इसमें भी ब्रांचिंग होते हैं, पर रेगुलरली हर एक 25th रेसिड्यू पे अल्फा 1 6 ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। हो सकता है कोई एक मिस कर जाए, 2 या 3 मिस करने के बाद एक ब्रांच देखे, 2 या 3 मिस करने के बाद एक ब्रांच देखे, रेगुलर नहीं हो। लेकिन एमाइलोपेक्टिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है देखने में बहुत, और हर 25वें ग्लूकोज रेसिड्यू के साथ एक अल्फा 1 6 ब्रांच पॉइंट दिखाई देगा। ये था एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का अंतर, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे होगा। अब ये स्टार्च हमारे पास दो तरह के, एमाइलोज, इसमें होगा द मेन चेन ग्लूकोज सब यूनिट्स आर joined together with alpha 1 4 glycosidic linkage, whereas the branching in the main chain takes place at alpha 1 6 प्लेस बाई कर दीजिए, नॉट एट, बाई अल्फा 1 6 glycosidic linkage. This branching is not regular. ये ब्रांचिंग रेगुलर नहीं होता है ना, कुछ इंटरवल्स मिस करेगा फिर पाया जाएगा। ये था एमाइलोज। दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। हियर द branching takes place at every 25 glucose residue with alpha 1 6 glycosidic linkage. However, the chain consists
of glucose joining each other with alpha 1,4 glycosidic linkages. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से इसमें जुड़े हुए रहेंगे जो भी शुगर रेसिड्यूज हैं यानी कि ग्लूकोज रेसिड्यूज पर ब्रांचिंग इसमें रेगुलर होगा हर 25वें में. दिस इज द डिफरेंस विथ बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. ठीक है. अब ग्लाइकोजेन एक ही तरह का है विथ अ डिफरेंस. ग्लाइकोजेन it has also the chain of glucose joining each other with alpha 1,4 glycosidic linkage, but the branching regularly, यहां ध्यान देना है, regularly happens at every 12th glucose residue with alpha 1,6 glycosidic bond. तो स्टार्च दोनों तरह का, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, तीनों में सिमिलरिटी कॉमन पॉइंट है. तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बने हुए हैं पॉलीमर किसके, अल्फा ग्लूकोज. तीनों में बॉन्डिंग कैसा है चेन के लिए, अल्फा 1,4. ब्रांचिंग कैसा है, अल्फा 1,6. बट डिफरेंस कहां आ रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न पे. एक पे रेगुलर है ही नहीं, एक पे रेगुलर है तो 25वें पे. ये दोनों स्टार्च कैटेगरी. और 12वें पे जब होने लगेगा, दिस इज ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन में मान लेते हैं जैसे हम एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बीच में अगर कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो कौन ज्यादा भरा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा दिखेगा, ग्लाइकोजन. क्योंकि ये हर 12वें पे, यानी इसका जहां पे पहला चेन आएगा तब तक इसका 2 ब्रांच पॉइंट आ चुका होगा. 12 12 यानी 12 दूनी 24 और ये 25वें पे जाता है. और ये 12वें के बाद फिर 24वें पे आएगा. यानी जब इसका एक ब्रांच पॉइंट आएगा तब तक इसके 2 ब्रांच पॉइंट आ चुके होंगे. और हर एक ब्रांच पॉइंट फिर हर 12वें पे फर्दर ब्रांचिंग होगी, सब ब्रांचिंग इस तरीके से. तो मोर और लेस ये जैसे एक चक्कर नहीं होता है, सुदर्शन चक्र है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, कुछ रेडियली निकल रहा होता है, तो समथिंग लाइक दैट वैसा नजर आएगा. दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड. तो ग्लाइकोजन बहुत ही भरा हुआ नजर आएगा, एमाइलोपेक्टिन उससे कम और एमाइलोज उससे भी कम. दिस इज हाउ दीज आर. तो खास बात क्या है, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, ये तीनों स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हैं, ताकि जब जरूरत पड़े इजीली इन्हें ब्रेक किया जाए. और इसे ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो सकता है, एमाइलेज. अब हम लोग देखें प्रोटीन. इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज मेड ऑफ by the polymerization of amino acids.
पहली बात, the proteins can be small, can be large. It depends upon the number of एमिनो एसिड को शॉर्ट में ए लिख दें, है ना, यहीं पे आप डाल दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के ऊपर प्रोटीन का साइज डिपेंड करता है और हम उसे उस हिसाब से बुलाते हैं। जिसे हम लोग सब डिवाइड करते हैं पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड and polypeptide. So proteins are represented as peptides. Usually क्या होता है, जो बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बड़े चेन होते हैं एमिनो एसिड्स के, उन्हें हम लोग प्रोटीन कहते हैं, और नहीं तो छोटे वालों को पॉलीपेप्टाइड करके ही काम चलाते हैं, ताकि हम समझ सके कि ये बहुत बड़े नहीं है, कुछ ही एमिनो एसिड के चेन से। ठीक है, तो अप टू 10 एमिनो एसिड चेन्स ये पेप्टाइड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे रखें, number of amino acid in chain two to 5, number of amino acid in chain 6 to 10, और इसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन चेन ये हो जाएंगे मोर देन 10, तो इन्हें पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में हम लोग ले आते हैं। ये हो गया सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। अब है क्या कि पहले इनके सिंगल यूनिट्स को हम लोग देखें। तो सिंगल यूनिट्स जिन्हें हम लोग कह रहे हैं मोनोमर। तो प्रोटीन के मोनोमर क्या ठहर रहे हैं? मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन ये हो रहे हैं एमिनो एसिड्स। ठीक है, एक एमिनो एसिड को देखिए, NH2 COH H and R. Here R is a side chain, can be hydrogen or any chain of carbon. कोई हाइड्रोजन या कोई कार्बन का चेन हो सकता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ R groups found in amino acids.
कह रहा है डेजिग्नेटेड 20 टाइप्स ऑफ साइड चेन्स हैं, ठीक है, और किसी भी अमीनो एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन फिक्स होता है, जो चेंज होता है वो यही चेंज होता है, साइड चेन। तो इस तरीके से अगर बाकी सब अपना कॉन्स्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, केवल यही चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि 20 तरह के होते हैं साइड चेन, यानी अमीनो एसिड्स 20 तरह के हो गए क्लियरली। तो कह रहा है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स फाउंड इन अमीनो एसिड्स, द रेस्ट 3 groups on the central carbon, और ये है सेंट्रल कार्बन, है ना, और अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा क्या बात हुआ कि अल्फा कार्बन क्या कहने का मतलब है, तो देखिए काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम दिस कार्बन। तो ये अगर कार्बन नंबर 1 है तो ट्रिवियल काउंटिंग में पुरानी व्यवस्था में अल्फा बीटा गामा ये सब चलता था ना, 1 2 3 4 नहीं था। तो अल्फा किसको कहते थे, जो पहला कार्बन है उसके बाद जो पहला कार्बन आएगा, यानी फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा दैट विल बी अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा एंड सो ऑन, ठीक है। नहीं ये अमीनो एसिड है, दिस इज नॉट दैट, इसमें अलग है। तो ये देखिए ये कार्बन नंबर 1, तो ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा कार्बन, इसीलिए बोला गया इसको अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहां क्या बात आ रही है, रेस 3 ग्रुप्स ऑन द सेंट्रल कार्बन, और ये सेंट्रल कार्बन भी है, तो सेंट्रल कार्बन या इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा कार्बन। तो बाकी 3 ग्रुप सेंट्रल कार्बन या अल्फा कार्बन पर क्या होते हैं, फिक्स। रेस्ट 3 ग्रुप्स ऑन द अल्फा कार्बन आर फिक्स्ड, बट ओनली द साइड चेन यानी आर चेंजेस, एंड एज वी नो it is of 20 types, so amino acids are of 20 types, इसलिए अमीनो एसिड 20 प्रकार के हो, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड के बारे में पहली जानकारी यहां तक नोट कीजिए। तो प्रोटीन इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होने के बाद पहले हम लोग मोनोमर का स्टडी करेंगे, और मोनोमर के ऊपर बहुत सारा कैरेक्टर उसके पॉलीमर का डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मोनोमर को समझ गए पॉलीमर को समझने में आसानी होगी, दिस इज द रीजन का होगा। इसलिए हमको देख के आप लोग को बड़ा दया आता है कि किस दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। और आपका अपना सबसे बड़ा साथी होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन। खुद में झांक के देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा आप कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपका आपसे बड़ा जज और कोई नहीं। जो गलती किए सो आपको पता है, जो अच्छा किए वो भी आप ही को पता है, दूसरा किसी को नहीं। इसीलिए हमेशा इस चीज के प्रति सजग रहिएगा। अब यहां देखिए हम लोग को मिला 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। ये इतना बड़ा संसार है एमिनो एसिड का, हम लोग को ऐसे ही लगने लगेगा अरे बड़े मुश्किल है ना हर एक के बारे में जानना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन अमीनो एसिड्स के कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स को देखते हैं। सीरियल नंबर हम लोग 4th में आएंगे, क्योंकि 3rd नंबर में तो मोनोमर यानी अमीनो एसिड्स को रखें। अब यहाँ पे गौर कीजिए एक खास चीज देखिए, तो इस एंड में एसिड है, एसिडिक ग्रुप है यानी एसिड है। और एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है कि नहीं।
ये कल को मतलब इसे जब मौका मिलेगा, जब ये सोल्यूशन में जाएगा, तो इट कैन रिलीज H+ आयंस, सो इट इज एन एसिड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीनो ग्रुप को बेस या एल्कली की तरह ट्रीट करते हैं। रीजन क्या है? इट कैन एक्सेप्ट H+ आयंस। रीजन, हम लोग ऐसे NH2 लिख देते हैं, पर सच्चाई क्या है? इसके पास एक लोन पेयर होता है, और यही लोन पेयर इसमें नेगेटिविटी लेकर आता है, जो कि H+ आयन के साथ एक अटैचमेंट, एक जुड़ने का, है ना, काम कर सकता है। ये लोन पेयर है, और इसीलिए क्या होगा, अगर हम चाहें इसको रिवर्सिबल साइन देके ऐसे भी लिख सकते हैं, COO माइनस प्लस H+, और इधर NH2, इधर लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, और इधर R ग्रुप। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखिए तो एक एंड से इसने H+ आयन रिलीज किया, और यहां पे इसका लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। नतीजा क्या बनेगा? फिर देखिए हम लोग रिवर्सिबल साइन देके देते हैं, NH2 H+ COO माइनस, यहां हाइड्रोजन, और यहां साइड चेन R। अब ये खास बात कुछ है नहीं, ये ऐसे आया फिर लौट के उधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से उधर, तो ये ऑसिलेट कर सकता है। लेकिन खास चीज देखिए, एक ही ग्रुप में जब एक एसिड, एक ही कंपाउंड में जब एक तरफ एक एसिड और बराबर स्ट्रेंथ का एक एल्कली बना हुआ हो या बेस बना हुआ हो, तो वो एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, एल्कली की तरह भी काम कर सकता है। तो उसका यहाँ पे नमूना पेश करता है, ये एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज धारण करता है। और कोई कंपाउंड अगर अपने आप में एक एंड में पॉजिटिव और एक एंड में इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज धारण करता है, तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ZWITTERION, ज्विटर आयन। तो इस फॉर्म में अमीनो एसिड आ सकता है, ज्विटर आयन फॉर्म में, इसे कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ये हो गया ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ये ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए, उधर मिटाते हैं, ये तो कर ही चुके हैं, अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं। मान लेते हैं किसी भी इन 20 में से किसी भी अमीनो एसिड का हम सोल्यूशन लेते हैं, तो ऑफ कोर्स वो क्या रहेगा? ज्विटर आयोनिक फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करेगा। केस 1 लीजिए, केस नंबर 1। हम क्या करते हैं, इसमें एसिड मिलाते हैं अमीनो एसिड के सोल्यूशन में, विथ होप कि हम किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिड मिलाते हैं तो उसका पीएच क्या होगा? घटेगा ना। H+ आयन बढ़ा रहे हैं, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, तो पीएच घटना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में है, यहाँ CO माइनस है, यहाँ NH3 प्लस कर दें, एक ही बार में NH2 H+ करके उसके जगह पे NH3 प्लस कर दें। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे R, जैसा कि कहे हम इसमें H+ आयन ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, तो क्या होगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होगा। रिजल्ट आउट क्या करेगा देखिए तो, COOH, यहां NH3 प्लस, यहां हाइड्रोजन, यहां R। सो in this condition, when we add H+ ion, it neutralizes the H+ ion. It doesn't leave it at all free in a free state. Rather, it combines with it. So, acid का H+ ion गायब हो गया, but everything has a price. It has converted itself into a positively charged entity. ये अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ, H+ आयन फ्री तो नहीं रहा, यानी एसिड ऐड करने के बावजूद पीएच बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा?
H प्लस आयन तो कंज्यूम हो गया, फ्री रहेगा तब तो। भाई आप pH निकालने जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस आयन सॉल्यूशन में होगा तब तो कॉन्सेंट्रेशन दिखाएंगे, ये तो गायब हो गया। सो although you are adding H plus ion, but it is not reflecting in the solution. अब देखिए दूसरा एक्शन, केस नंबर 2, सेम ज्विटरैनिक फॉर्म में है, H यहां NH3 प्लस, यहां पे R साइड चेन, यहां COO माइनस। अब आपने क्या किया, एल्कली ऐड किया यानी OH माइनस। अब यहां इसके लिए ये वेट कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज लेके, रिजल्ट क्या होगा, NH3OH, यहां हाइड्रोजन CO माइनस और यहां साइड चेन। नाउ इट हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू ए नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, लेकिन H प्लस माइनस लॉग H प्लस आयन लेने का हम लोग को जब जरूरत पड़ता है उसके लिए OH माइनस आयन चाहिए, है ही नहीं। pH पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि OH माइनस आयन को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इट इज नो मोर इन ए फ्री स्टेट। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो एडिशन ऑफ H प्लस आयन या एडिशन ऑफ एल्कली से pH को चेंज होने से रोके, वैसे सॉल्यूशन या वैसे कंपाउंड को बफर कंपाउंड या बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। सो इट कैन डू बफरिंग। एवरी अमीनो एसिड सॉल्यूशन इज ए बफर सॉल्यूशन। और अमीनो एसिड्स किस में रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रोटीन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। तो जब मोनोमर ऐसा है, पॉलीमर कैसा होगा, पॉलीमर में भी बफरिंग कैपेसिटी होगा। एंड दिस इज द रीजन कि अगर एसिड बढ़ता है तो थोड़ा बहुत H प्लस आयन बढ़ता है या OH माइनस आयन बढ़ता है तो ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन्स बफरिंग कर सकते हैं, एंड हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए बफर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लोराइड शिफ्ट आप लोग को पढ़ाए थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में 3 मेथड्स थे। एक था डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 5 से 7% है कंट्रीब्यूशन, एक बताए थे हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, उससे 10 से 15% ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरा बताए थे HCO3 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड उस कॉन्जुगेट के फॉर्म में। और उसमें क्या होता है, आपको बताए थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, थोड़ा सा डेविएट करने पर उसका जरूरत है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिक्स करता है, मतलब जोड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, और H2CO3 फिर आयोनाइज होता है H प्लस एंड HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन में। अब अगर H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन एक ही जगह पे रहा तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड टूट के बन जाएगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड दोबारा बनेगा फिर टूट जाएगा। तो क्या करता है आरबीसी, एक प्रकार का प्रोटीन होता है उसे कहते हैं बैंड 3 प्रोटीन, वो इस बाइकार्बोनेट आयन को खींच के बाहर निकाल देता है, उसको प्लाज्मा में भेज देता है ब्लड के, और ब्लड के प्लाज्मा से क्लोराइड आयन को उठाकर आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ले जाता है। ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, एंटीपोर्ट है ये बैंड 3 प्रोटीन। अब क्या हुआ, H प्लस आयन मतलब एक दुश्मन को हटाने में दूसरा दुश्मन आ गया, आरबीसी के अंदर अब क्लोराइड माइनस आयन आ गया, क्लोराइड आयन आ गया और उधर H प्लस आयन है। अब ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, तो और डेंजरस है। इसलिए क्या करता है, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, H प्लस आयन को ही टैकल कर लेता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन टूटा और H प्लस आयन बना कार्बनिक एसिड से, H प्लस आयन को ये कैप्चर कर लेता है। अब क्लोराइड आयन H प्लस आयन से मीट करेगा तब ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, वो है ही नहीं, सिचुएशन से गायब हो गया।
तो नेचुरली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में 100% 1:1 फॉर्म में डिसॉल्व होके कहां गया, ब्लड के प्लाज्मा में। पर क्रूशियल रोल किसने प्ले किया, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना होता, H+ आयन वहां रहता और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता, ये सारा हेकरी ऐसे ही रहता। तो इंपॉर्टेंस क्या आया, hemoglobin can act as a buffer. Why? Because it is made up of amino acids and amino acids can act as buffers. That is why the proteins can act as buffers. ठीक है, समझ में आया। बफरिंग तो पता चला। बफरिंग क्या होता है, H+ आयन को या OH- आयन्स को अगर ऐड किया जाए, उसे सॉल्यूशन में से गायब कर लेता है, जिससे क्या होता है, पीएच पे असर नहीं पड़ने देता। पर तब तक जब तक कि ये इस फॉर्म में है, जब ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो नए H+ आयंस को टैकल करने के लिए नहीं रहेगा, तब जाके एसिड या एल्कली अपना असर दिखा पाएगा। लेकिन जब तक ये फ्री है तब तक ये नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोटीन की कमी जब होती है तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है। एनीवे, बहुत सारा इंप्लीकेशंस है, यहां तक नोट कीजिए। लिखिए थोड़ा। The Zwitter ionic form of amino acids enable them. The Zwitter ionic form of amino acids, सीधा बैठिए। The Zwitter ionic form of amino acids. The Zwitter ionic form of amino acids enable them to neutralize the effect of the Zwitter ionic form of amino acids enable them to neutralize the effect of H+ ion or OH- ion, neutralize the effect of H+ ion or OH- ion when added to their solution. Full stop. Therefore they are able to prevent the pH change. Therefore they are able to prevent the pH change. This kind of activity is called buffering action. This kind of activity is called buffering action, and amino acid solutions can act as buffer. Amino acid solutions can act as buffer. Stop as buffer. Buffer. Stop as in proteins are the polymers of amino acids. Proteins are the polymers of amino acids. So to some extent, EXPNG. So to some extent, they can also act. To some extent, they can also act as buffers. They
can also act as buffers. हो गया थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ये हो जाएगा 4 के बाद फिफ्थ सीरियल नंबर 3 है फिफ्थ चल रहा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स on the basis of property of side chains अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं इसका एक बेसिस लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ साइड चेन पहला लेते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड और ये होते हैं 8 दूसरा होता है पोलर अमीनो एसिड ये होते हैं 7 तीसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ये होते हैं 3 इन्हें बेसिक अमीनो एसिड भी कहते हैं और चौथा होता है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड और ये होते हैं 2 और इन्हें एसिडिक अमीनो एसिड भी कहते हैं ठीक है अब आगे क्या करना होगा साइड चेन लिखेंगे साइड चेन लिखने के बाद उनका नाम पूरा फिर उनका 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि ये सब आपको आपकी बुक में है 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन तक तो है अगर बायोलॉजी का बुक है तो आपको